तो इससे पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी की बात की थी। ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी में हमने फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, अडेप्टेशन वगैरह की बातें की थी। अब यहाँ पे हमें देखना है पॉपुलेशन इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी आता है वो होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ने से पहले हमें पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन किससे बनती है और वो ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग है, क्या अलग फीचर्स हैं पॉपुलेशन के पास में, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे पाए जाते हैं, और वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के वो एक सिंगल स्पीसीज़ को बिलोंग करते रहने चाहिए। तो क्या है पॉपुलेशन का मतलब, सेम स्पीसीज़ के मेंबर्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं प्लस एक पर्टिकुलर टाइम में पाए जाते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन होना चाहिए और एक सिंगल यूनिट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे इस पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को हमने एक एरिया की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ये जो एरिया है ये वेरिएबल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरा फॉरेस्ट ही लेना है, लेकिन यहाँ पर हमने एक फॉरेस्ट को एक एरिया डिफाइन किया है। अगर हमने इस फॉरेस्ट को एक एरिया डिफाइन किया है तो इस फॉरेस्ट में मिलने वाले सारे के सारे जो टाइगर हैं वो क्या हैं, आपस में एक स्पीसी, पॉपुलेशन। इसी तरह से जो सारी की सारी डियर्स हैं वो आपस में क्या है, एक पॉपुलेशन। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर इस फॉरेस्ट के बाहर कोई टाइगर है तो क्या वो इनके साथ में एक पॉपुलेशन बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका एरिया अलग है, ये अलग एरिया में है और ये फॉरेस्ट इस वाले एरिया की बात हमने करी है। जैसे एरिया के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को बहुत यूनिकली डिफाइन करते हैं, उसी तरह से टाइम के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एक इनमें से दो टाइगर की डेथ हो जाती है, तो क्या डेथ होने के बाद ये जो मरे हुए टाइगर हैं क्या इस पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे? नहीं होंगे। पॉपुलेशन एक टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के उस एरिया में पाए जाते हैं सिर्फ उनको माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पॉपुलेशन की बात। अब ये एरिया कितना बड़ा होना चाहिए भाई? पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए जो एरिया है वो कितना बड़ा होना चाहिए? क्या उसका एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है या फिर हम कितना भी बड़ा एरिया यूज़ कर सकते हैं टू डिफाइन अ पॉपुलेशन? तो जो एरिया है वो वेरिएबल होता है, मतलब वो चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। वो बहुत छोटा भी हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास में एक पॉन्ड है, एक तालाब है, तो उस तालाब में मिलने वाली सारी मछलियाँ, एक तरह की मछलियाँ, एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की मछलियाँ, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकता है। या फिर मान लो यहाँ पर मेंढक मिलते हैं, फ्रॉग मिलते हैं, तो ये जो फ्रॉग हैं इस पर्टिकुलर तालाब में ये भी एक पॉपुलेशन है। अब ये एरिया बहुत छोटा था, इस एरिया को हम बहुत बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस एरिया को लेते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री, हम पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर कंट्री को डिफाइन कर दिया। अब उस कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, वो आपस में क्या है, एक पॉपुलेशन। तो एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एरिया को हमें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। हमें पहले ही बताना पड़ेगा कि इस एरिया में हम पॉपुलेशन को देखने वाले हैं, या फिर इस एरिया में हम पॉपुलेशन को देखने वाले हैं। ये एरिया बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है, जिसको माइक्रो हैबिटाट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेट्री प्लेट है, एक पेट्री प्लेट है जिसके ऊपर में हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है? कॉलोनी बनाता है। एक बैक्टीरिया को छोड़ देंगे, वो थोड़ी देर बाद डिवाइड करके बहुत सारी बैक्टीरिया बना देगा, और ये सारी बैक्टीरिया क्या बुलाई जाती है? आपस में कॉलोनी। तो क्या ये बैक्टीरिया जो इस पेट्री प्लेट पे पाई जा रही है ये भी एक पॉपुलेशन है? बिल्कुल। अब ये पेट्री प्लेट तो कितना छोटा एरिया है, लेकिन ये भी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे हमने जो स्पीसीज़ यूज़ की है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अपना नंबर कैसे बढ़ाता है? एसेक्सुअली। तो जो एसेक्सुअल स्पीसीज़ है उसके लिए भी हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया के लिए भी पॉपुलेशन को सेम डेफिनेशन होती है, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज़ होती हैं जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, तो उनके लिए भी सेम डेफिनेशन होती है पॉपुलेशन की।
ठीक है, तो ये हो गया पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, पॉपुलेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है भाई, जैसा हमने बताया था कि हमारा जो इकोलॉजिकल स्टडी है इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर पढ़ते हैं और पॉपुलेशन लेवल पर पढ़ते हैं, तो कुछ फ़र्क होगा। पॉपुलेशन कहीं किसी तरह से अलग होगी एक ऑर्गेनिज्म से। तो क्या फीचर्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन को अलग बनाते हैं एज कम्पेयर टू अ ऑर्गेनिज्म। देखो, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही फ़र्क है, ऑर्गेनिज्म एक सिंगल मेंबर को बुलाया जाता है और पॉपुलेशन उसी मेंबर के सेम टाइप के अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो उन सबके ग्रुप को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो क्योंकि ये एक ग्रुप है तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के पास में दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डेथ एंड डेथ रेट। यहाँ पे बर्थ भी ले सकते हैं हम, डेथ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप कोई सा भी ले सकते हैं। देखो, डेथ क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो पैदा होता है एक पर्टिकुलर दिन पे और एक पर्टिकुलर अपनी लाइफ ख़त्म करने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर दिन में वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। इसको बोलते हैं डेथ होना या फिर बर्थ होना। तो यहाँ पे हम डेथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेथ हो गई। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, एक पर्टिकुलर दिन पे होती है। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, भाई एक पॉपुलेशन तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से बना है, बहुत सारे मेंबर्स हैं एक है जैसे। तो ये पॉपुलेशन किसी एक दिन तो पैदा नहीं हुई होगी सारी की सारी, और किसी एक दिन ये सारी की सारी मरेगी भी नहीं। हर टाइम या हर दिन में कुछ मेंबर्स इस पॉपुलेशन से मरते हैं और कुछ मेंबर्स यहाँ पर पैदा होते हैं। तो अगर हम डेथ की बात करें तो हर दिन यहाँ पर कुछ मेंबर्स की डेथ हो जाती है। मान लो इन तीनों की डेथ हो गई, तो अब इनकी डेथ को हम कैसे बताएंगे, इनकी डेथ को हम रेट की टर्म्स में बताएंगे, डेथ रेट। क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन तो नहीं मरी, पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा मरा है। अब पॉपुलेशन का कौन सा हिस्सा इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में ख़त्म हुआ है उसको दिखाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, डेथ रेट। तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है लेकिन पॉपुलेशन के पास होता है डेथ रेट। अब ये डेथ रेट होता क्या है, डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम। जिस पर्टिकुलर टाइम रेफरेंस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो उस टाइम में मरे हैं उसको डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर टाइम यूनिट से, तो हमारे पास में डेथ रेट आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं डेथ रेट का, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन का साइज़ था 100 इंडिविजुअल्स। इस पॉपुलेशन में 100 ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे। एक महीने के अंदर, एक मंथ के अंदर इस पॉपुलेशन में से जो 20 हैं उनकी डेथ हो गई। 20 की क्या हो गई, डेथ। तो तुम्हें डेथ रेट बताना है यहाँ पे पर मंथ, क्योंकि रेट हमेशा जब बताते हैं तो टाइम के रेफरेंस में बताते हैं ना भाई, पर मंथ, पर डे, पर वीक। तो यहाँ पे हमने पर मंथ चूज़ किया इजी करने के लिए। अब डेथ रेट से कोई मत, देखो सिंपल सा डेथ रेट क्या है, टोटल डेथ कितनी हुई है 20, तो नंबर हम ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टाइम, जिस टाइम फ्रेम में हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे एक मंथ में निकालना है और यहाँ पे जो टोटल टाइम दिया ये भी एक मंथ ही दिया है, तो यहाँ पे एक मंथ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि 20% डेथ होती है पर मंथ, हर मंथ 20% मरते हैं। ये इसका डेथ रेट हो गया, सिंपल सा। दूसरा आता है बर्थ और बर्थ रेट। जैसा डेथ है इसी तरह से हमारे पास में बर्थ एंड बर्थ रेट का भी कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। देखो, जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर टाइम में जन्म होगा। जैसे आपका भी कभी ना कभी जन्म हुआ होगा, तो आपका एक पर्टिकुलर डे में, एक पर्टिकुलर टाइम में बर्थ हुआ होगा। लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से बनी है। एक पॉपुलेशन के अंदर में कई सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर दिन में या पर्टिकुलर टाइम में पैदा होते हैं। तो क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक दिन पैदा होता है तो इसके लिए बर्थ यूज़ करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के पास क्या होता है, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट भी कुछ नहीं है,
कितने नए मेंबर्स एक पर्टिकुलर यूनिट में जन्म लिए हैं उसी को बुलाते हैं बर्थ रेट। फिर से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 100 इंडिविजुअल्स की, ये क्या थी ओरिजिनल पॉपुलेशन। एक महीने के बाद ये जो टोटल पॉपुलेशन 120 की हो गई, मतलब यहाँ पर 20 नए बच्चे पैदा हो गए। तो यहाँ पर बर्थ रेट कितना होगा पर मंथ, तो अगर बर्थ रेट की बात करें पर मंथ तो 20 जो नए बच्चे पैदा हुए हैं डिवाइडेड बाय 1 मंथ, तो 20 बच्चे पैदा होते हैं पर मंथ, तो यही इसका बर्थ रेट हो गया। तो ये हो गई हमारे पास में कि बर्थ होता है पॉपुलेशन का, डेथ होती है, बर्थ रेट होता है पॉपुलेशन का, डेथ रेट होता है पॉपुलेशन का, जबकि एक ऑर्गेनिज्म का या तो बर्थ होता है या तो सिर्फ डेथ होती है। अब बर्थ और डेथ के लिए रेट का इस्तेमाल करना हर बार बहुत सही रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं देता। जैसे अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें तो एक पॉपुलेशन में मान लो कि 2 पॉपुलेशन है, मान लो चलो 2 पॉपुलेशन है, इसके अंदर 100 इंडिविजुअल है और इसके अंदर 1000 इंडिविजुअल है। इन दोनों का एक महीने में मान लो 80 इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, इसमें भी और इसमें भी 80 इंडिविजुअल की एक महीने में डेथ हो जाती है। अगर यहाँ पर भी 80 लोग एक महीने में मर रहे हैं तो यहाँ पर भी 80 लोग एक महीने में मर रहे हैं, तो इनका डेथ रेट क्या आएगा दोनों का 80 पर मंथ, 80 पर मंथ। लेकिन अगर इन दोनों पॉपुलेशन में डिफरेंस देखा जाए आफ्टर एक मंथ के बाद में, जो डिफरेंस दिखाई देगा इस पॉपुलेशन में वो ज़्यादा ड्रास्टिक कहाँ पे दिखाई देगा, इस वाली में, क्योंकि इसमें टोटल इंडिविजुअली 100 थे, 100 में से 80 मर गए तो 20 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर 100 में 1000 में से 80 मरे तो भी इस पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा। तो डेथ रेट या फिर बर्थ रेट कई बार उसका सही इम्पैक्ट एक पॉपुलेशन के ऊपर नहीं बता पाता, डेथ या फिर बर्थ का। तो प्रॉपर इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बर्थ रेट पर कैपिटा एंड डेथ रेट पर कैपिटा। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बर्थ रेट पर कैपिटा या फिर डेथ रेट पर कैपिटा। अब पर कैपिटा का क्या मतलब होता है, पहले तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। पर कैपिटा यानी कि जो भी रेट आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी इनिशियल पॉपुलेशन से। जितनी भी इनिशियल पॉपुलेशन थी, अगर हम बर्थ रेट को इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें या फिर डेथ रेट को इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास में बर्थ रेट पर कैपिटा और डेथ रेट पर कैपिटा आ जाता है। पहले सॉल्व करेंगे बर्थ रेट पर कैपिटा, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन के रिप्रेजेंट में करते हैं और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर में एक टाइम पे 100 लोटस हुआ करते थे। एक टाइम पे इस पॉन्ड में कितने लोटस हुआ करते थे, 100 लोटस। एक महीने के बाद इस पॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ लोटस कितने हो गए, 150। एक मंथ के बाद में इस पॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ लोटस कितने हो गए, 150। अब तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बर्थ रेट पर कैपिटा। याद रखना है यहाँ पे बर्थ रेट कैलकुलेट नहीं करना, बर्थ रेट पर कैपिटा कैलकुलेट करना है। बर्थ रेट पर कैपिटा कुछ नहीं होता, खाली बर्थ रेट निकाल के उसको डिवाइड कर दो इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेना होता है इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि ओरिजिनल पॉपुलेशन कितने की थी। ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 100 लोटस। ओरिजिनल पॉपुलेशन में 100 लोटस थे। फिर इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए, टोटल बर्थ हुए हैं 50। नई पॉपुलेशन में से पुरानी पॉपुलेशन को माइनस करोगे तो 50 नए बच्चे, 50 नए लोटस यहाँ पर पॉन्ड में ऐड हुए हैं। तो बर्थ रेट कितना होता, बर्थ रेट होता यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 1 मंथ। हर मंथ, क्योंकि हम मंथली निकाल रहे हैं, तो 50 बर्थ होते हैं पर मंथ। लेकिन हमें यहाँ पे बर्थ नहीं निकालना, हमें निकालना है बर्थ रेट पर कैपिटा, मतलब बी निकालना है। तो जो बर्थ रेट आया है 1, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा इनिशियल पॉपुलेशन एन नॉड से, जो कि है 100। तो हमें इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बर्थ रेट आ जाएगा हमारे पास में 0.5। ये है बर्थ रेट पर कैपिटा। ये क्या है, बर्थ रेट पर कैपिटा।
बर्थ रेट पर कैपिटा सिंपल सा मतलब है कि हर लोटस के ऊपर अगर 0.5 लोटस बढ़ जाए, मतलब हर लोटस पे पर कैपिटा लोटस पे अगर 0.5 लोटस हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 नए लोटस बन जाएंगे। यही इसका मतलब होता है कि हर लोटस 0.5 नए लोटस बनाता है इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में। तो ये हो गया बर्थ रेट पर कैपिटा। इसी तरह से एक और होता है डेथ रेट पर कैपिटा, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम डेथ रेट पर कैपिटा का भी सॉल्व कर लेते हैं। डेथ रेट पर कैपिटा यानी कि जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। मान लो एक पॉन्ड था जिसमें इनिशियल लोटस का नंबर 100 था। अब एक मंथ के बाद, एक महीने के बाद में जो लोटस का नंबर हो गया NT, फाइनल नंबर कितना हो गया 80, मतलब कि 20 लोटस यहाँ पे कम हो गए। तो यहाँ पर डेथ कितने लोटस की हुई है, 20 लोटस यहाँ पे एक महीने में मर गए। अब हमें निकालना है यहाँ पे डेथ रेट पर कैपिटा। ये याद रखेंगे, ये हमने डेथ रेट नहीं निकालना, डेथ रेट पर कैपिटा हमें कैलकुलेट करना है। डेथ रेट पर कैपिटा भी सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे बर्थ रेट पर कैपिटा किया था। पहले डेथ रेट निकाल लो और डेथ रेट को डिवाइड कर दो ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज से। तो डेथ रेट कैसे निकालते हैं, डेथ रेट यानी टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय कितने महीने हमने कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं पर मंथ, और एक मंथ हमें टाइम दिया हुआ है तो 1 मंथ। इसको हमें डिवाइड करना है ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है 100, तो इसको हमें डिवाइड करना है 100 से। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.2 आ जाएगा डेथ रेट पर कैपिटा, मतलब 0.2। अब इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी आपके पास में 100, अगर हर एक इंडिविजुअल पे 0.2 इंडिविजुअल की डेथ हो, इसका ये मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल पे 0.2 इंडिविजुअल की डेथ होगी तो टोटल एक महीने में डेथ कितनी हो जाएगी 20। तो पर कैपिटा का ये मतलब होता है, ये यूज़ नहीं करना, यूज़ तो हम यही वाला फॉर्मूला वाला करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में डेथ रेट पर कैपिटा। तो यहाँ पे बर्थ और डेथ के रिस्पेक्ट में चीज़ें ख़त्म करने के बाद में हम चलते हैं एज के रिस्पेक्ट में चीज़ें। एक पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म एज के क्लासिफिकेशन या एज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर एज होती है, जैसे तुम्हारी एज होगी 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल है, किसी की 60 साल। ये क्या है, एक इंडिविजुअल की अपनी एज होती है। लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें, भाई पॉपुलेशन तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से बना होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल से बना होता है। तो किसी की एज 5 साल होगी, किसी की 10 साल होगी, किसी की 20 साल होगी, किसी की 30 साल होगी। तो पॉपुलेशन की एज नहीं होती है। पॉपुलेशन के अंदर में हम एज को क्लास में बांट देते हैं, छोटे छोटे रेंज रख देते हैं कि एज की क्लास होती है, अलग अलग रेंज। तो एक पॉपुलेशन की क्या होती है, एज ग्रुप या फिर एज क्लास। तो पूरी पॉपुलेशन को हम अलग अलग एज ग्रुप में बांट सकते हैं। अब ये एज ग्रुप कौन कौन से हम यूज़ करते हैं इनको बांटने के लिए, कई तरह के एज ग्रुप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल स्टडी की बात करें तो इकोलॉजी के टर्म्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। भाई इकोलॉजी में क्या होता है, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस करता है, नंबर इंक्रीज़ करता है तो पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है। तो इकोलॉजी की टर्म्स में जब हम एज ग्रुप बनाते हैं फॉर इकोलॉजी स्पेशली, तो वहाँ पे हम हर एक पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं रिप्रोडक्शन के हिसाब से। पहला होता है प्री रिप्रोडक्टिव, एक ऐसी पॉपुलेशन क्लास, एक ऐसी एज ग्रुप जो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन से पहले। दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन करने में अब कैपेबल नहीं है, जिसका एज क्लास ख़त्म हो चुका है। आफ्टर रिप्रोडक्टिव पीरियड, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड यहाँ पे आएगा। तो ये 3 क्लास में एज के हिसाब से, रिप्रोडक्टिव एज के हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन को बांटा जाता है। अब ये जो मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में उस पॉपुलेशन के, कितने मेंबर्स उस पॉपुलेशन के रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, और कितने मेंबर्स उस पॉपुलेशन के टोटल में से पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप में हैं, इसको हम एक ग्राफ की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस चार्ट में क्या पैटर्न बनता है उसको समझ के आप पॉपुलेशन का
फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, फ्यूचर गेस कर सकते हो कि फ्यूचर में पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, या फिर उसमें चेंज नहीं होने वाला, वो स्टेबल रहने वाली है। तो हम क्या बनाते हैं, एज पिरामिड। इन तीनों एज क्लास के हिसाब से हम हर पॉपुलेशन का क्या बना सकते हैं, एज पिरामिड। एज पिरामिड कैसे बनाया जाता है भाई, एज पिरामिड, पिरामिड का मतलब होता है एक ट्रायंगुलर शेप जहाँ बाय, जिसमें हम सबसे नीचे रखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्शन से पहले, फिर उसके ऊपर रखते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और लास्ट रखते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, आफ्टर रिप्रोडक्शन एज। अब इसके अंदर में कितने मेंबर्स प्री रिप्रोडक्टिव में है वो कैसे दिखाएंगे, इनके स्लैब से। भाई जितना बड़ा ये स्लैब होगा उतना ज़्यादा मेंबर्स प्री रिप्रोडक्टिव में, जितने बड़े ये स्लैब होंगे उतना बड़ा रिप्रोडक्टिव में, और जितना बड़ा ये तो उतना बड़ा पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले बहुत छोटे होते हैं क्योंकि इनके अंदर डेथ के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो डेथ होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो हमेशा जो टिप वाला पोर्शन होता है वो सबसे छोटा होता है, तो हमें हमेशा एक पिरामिड शेप ही मिलेगा। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें तो इनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, उसके बेसिस पे 3 तरह के एज पिरामिड बन जाते हैं। पहला होता है एक्सपेंडिंग टाइप, पहला होता है एक्सपेंडिंग टाइप। ये है एक्सपेंडिंग टाइप। ये जो है ये प्री रिप्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव वाले अभी के टाइम कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम है। तो देखिए पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है भाई, एज के साथ में पॉपुलेशन ऊपर की तरफ जाएगी। जो आज यहाँ पर है मेंबर्स वो कल यहाँ पर होंगे, और जो यहाँ पर हैं आज रिप्रोडक्टिव में वो कल पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएंगे। तो अगर कोई पिरामिड या फिर कोई पॉपुलेशन इस तरह का एज पिरामिड शो कर रही है, इसका मतलब है आने वाले समय में ये जो बड़ा सा प्री रिप्रोडक्टिव पूल है ये रिप्रोडक्टिव पूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव पूल में कन्वर्ट होगा तो नई पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होना स्टार्ट करेगी। तो ऐसा शेप हमें मिलता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में। जो भी पॉपुलेशन आगे एक्सपेंड करेगी या फिर आगे तेज़ी से ग्रो करने वाली है उसमें ये तरह का शेप हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा जो ग्रुप होता है वो है, दूसरा जो शेप है वो है, अगर हमें एक ऐसा पिरामिड दिखे जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है वो ऑलमोस्ट सेम दिखाई पड़े, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता है, ऑलमोस्ट सेम दिखाई पड़ता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब पॉपुलेशन ऐसे इंक्रीज़ होगी तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले कल क्या बन जाएंगे, रिप्रोडक्टिव वाले। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव तो वैसे ही नंबर में सेम है, तो आज जितने प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं उतने ही कल भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होंगे। तो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या चेंजेस, फ्लक्चुएशंस नहीं आने वाले। तो ऐसी पॉपुलेशन को बुलाते हैं स्टेबल पॉपुलेशन, जो फ़िलहाल के टाइम पे आने वाले कुछ टाइम के लिए ये स्टेबल रहने वाली है। वहीं पर लास्ट कैटेगरी होती है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब ऐसी भी एक पॉपुलेशन होगी जहाँ पे फ्यूचर में पॉपुलेशन कम होने लगेगी, या फिर फ्यूचर में आगे जा कर के पॉपुलेशन कम होने के चांसेस रहते हैं। ये पॉपुलेशन कैटेगरी तब बनती है जब हमारा जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जो नए बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं या फिर जो रिप्रोडक्शन से नीचे वाली कैटेगरी में, वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट टाइम के रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कैटेगरीज के बेसिस पे। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा आता है भाई, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा बना देते हैं। ये प्री रिप्रोडक्टिव है, इनसे ज़्यादा बड़ा है, इनसे ज़्यादा बड़ा है रिप्रोडक्टिव, और ऊपर वाला तो खैर छोटा ही होता है, मतलब जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में तो कम ही होते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो जो कल के टाइम पर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाने वाले हैं वो कौन से इंडिविजुअल हैं, जो अभी प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप आज के रिप्रोडक्टिव ग्रुप से भी छोटा है, तो ये जब कल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बनाएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो पॉपुलेशन आगे चल के डिक्लाइन होने वाली है। तो ऐसी पॉपुलेशन को बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो ये एज पिरामिड है जो हमने 3 कैटेगरी में सारी पॉपुलेशंस को बांट देते हैं, और उन पॉपुलेशन कैटेगरीज में, उन एज कैटेगरी में कितने इंडिविजुअल हर कैटेगरी में पाए जाते हैं उसके बेसिस पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, स्टेबल रह सकती है, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट चीज़ होती है सेक्स रेशियो, सेक्स या फिर जेंडर। भाई कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होगी, उसके मेंबर्स या तो मेल होंगे और नहीं तो फिर फीमेल होंगे। अब मेल कितने नंबर में, अगर हम बात करें एक ऑर्गेनिज्म की, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है ए, तो या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगा, तो इसका तो फिक्स है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे कुछ मेल्स दिखाई पड़ेंगे कुछ नंबर में और कुछ नंबर में हमें फीमेल्स दिखाई पड़ेंगे। तो पॉपुलेशन ना तो मेल होती है ना तो फीमेल होती है, यहाँ पर हमें रेशो दिखाई पड़ता है, मेल और फीमेल का रिलेटिव नंबर या फिर रिलेटिव रेशो। जैसे मेल का कुछ नंबर है और फीमेल के रिलेटिव कितना नंबर है, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो। तो जो पॉपुलेशन होती है उसके पास में क्या होता है, सेक्स रेशो या फिर जेंडर रेशो। जेंडर रेशो का सिंपल सा मतलब है मेल इंडिविजुअल इज टू फीमेल इंडिविजुअल, कितने हैं मेल और फीमेल। अब ये एक पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का नंबर हम एज पिरामिड के टाइम पर ही दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एज पिरामिड बनाए थे ना, तो हर एक एज क्लास में कितने मेल इंडिविजुअल हैं कितने फीमेल इंडिविजुअल हैं, हम इसी पिरामिड में ये भी बताते हैं। हम कैसे बताते हैं, हम इस पिरामिड को दो पार्ट्स में बनाते हैं। आप देख रहे होंगे अगर हम इसको बीच से डिवाइड करते हैं तो एक लेफ्ट पोर्शन है और एक राइट पोर्शन है। एक पोर्शन फीमेल को दिखाता है और एक पोर्शन मेल को दिखाता है। ये वाला पोर्शन फीमेल, ये मेल, ये फीमेल और ये मेल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे पूरा सिमेट्रिकल ग्राफ बनाया है, मतलब हर एक एज क्लास में मेल और फीमेल का नंबर सेम बनाया है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि मेल का नंबर ज़्यादा है फीमेल का नंबर कम है, फीमेल का ज़्यादा है मेल का कम है। तो ये चीज़ सेक्स रेशियो के बेसिस पे डिसाइड होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया है वो सिमेट्रिकल दिया है, आइडियल सिचुएशन का दिया हुआ है। तो सेक्स रेशियो पॉपुलेशन की होती है। तो ये सब हमने फीचर्स की बात कर ली कि भाई जो पॉपुलेशन है उसके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, ऐसे जो किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास में, सिंगल ऑर्गेनिज्म के पास में देखने को नहीं मिलते। अब बात करते हैं पॉपुलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट, इकोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो पॉपुलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है पॉपुलेशन साइज, जिसको कई बार पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन को हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, जिसकी बाउंड्री होती है, क्लियर कट बाउंड्री होगी। तो जब एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम काउंट करते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बुला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी 99% टाइम नंबर के टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है कि कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उस एरिया में, तो n से हम इसको लिखते हैं। इसको पॉपुलेशन साइज भी बुलाते हैं, कई बार इसको पॉपुलेशन साइज कह करके भी बुलाया जाता है। अब एक पॉपुलेशन साइज कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक पॉपुलेशन साइज हमें कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है पहली बात तो, और पॉपुलेशन का साइज़ क्या चीज़ बताता है। पॉपुलेशन का साइज़ हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो पॉपुलेशन है वो एक एरिया में किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं क्या उसको फेवर कर रही हैं या फिर उसको हार्म कर रही हैं, उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही हैं उसके ऊपर में। तो मान लीजिए एक पॉपुलेशन है ए इंडिविजुअल की, यहाँ पर इसका कुछ नंबर है या पॉपुलेशन साइज़ या पॉपुलेशन डेंसिटी। इस पॉपुलेशन के ऊपर में कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स काम कर रहे होंगे, जैसे कि प्रीडेटर्स इसको खा रहे होंगे, प्रीडेशन प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, प्रीडेटर्स इसको खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म। इस पे डिजीज़ काम कर रही होगी, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारती हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें हमारी एक्सट्रीम वेदर होते हैं, मौसम ख़राब होना अचानक से, ये सब क्या है इस पे इसको अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा फूड है जो इसको पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, जितना ज़्यादा फूड होगा उतना बेटर ये सर्वाइव करेगा। रिसोर्सेज होते हैं जो इसको हेल्प भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर हम देखें तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें
तो कुछ चीज़ें हैं जो इसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं और कुछ चीज़ें इसको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉपुलेशन का, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो कैसे चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन के साइज़ में किस तरह का चेंज देखने को मिल रहा है, वो हमें बताता है कि ये पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एरिया में क्या इसको एनवायरनमेंट फेवर कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है, या फिर इसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, इसको हार्म कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम कैसे बताते हैं, पॉपुलेशन साइज़ चेंज। हम पॉपुलेशन का साइज़ चेंज देखते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब वो उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है, बहुत अच्छे से उसको फेवर मिल रहा है उस एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर उसका साइज़ कम हो रहा है तो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में उसको नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गया पॉपुलेशन साइज़ क्यों ज़रूरी है नापना। पॉपुलेशन साइज़ ही हमें बताता है कि वो पॉपुलेशन उस एरिया में कैसा बिहेव कर रही है। बट अब पॉपुलेशन साइज़ को नापते कैसे हैं भाई, कैसे हम मेजर करते हैं पॉपुलेशन साइज़ को या फिर एन को, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं? इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। पहले तो इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला तो है नंबर, कि हम डायरेक्ट नंबर काउंट करें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर काउंट करें कि उसका नंबर कितना है। बट हर बार नंबर सही रिप्रेजेंटेशन दे या फिर सही उसका रोल बताए ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ बार हम क्या करते हैं, बायोमास का इस्तेमाल करते हैं या फिर परसेंट कवर, बायोमास या परसेंटेज कवर का यूज़ करते हैं। अगर नंबर बहुत प्रॉपर उसके इम्पैक्ट को शो नहीं कर पा रहा है, नंबर जो है वो 99 पॉइंट केसेस में सबसे बेटर मेथड है पॉपुलेशन साइज़ को पता करने का। भाई पॉपुलेशन साइज़ पता करनी है तो नंबर आपको बहुत ज़्यादातर टाइम ये यूज़ किया जाता है, नंबर हम डिटरमाइन करते हैं। अब नंबर को भी डिटरमाइन करना बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला होता है काउंटिंग मेथड। तुम नंबर को काउंट करो, एक एक इंडिविजुअल को जाकर के उसको मार्क करो, उसको काउंट करो। और दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। अब ये क्या है हम बताते हैं एक एक करके, पहले तो हम ये लिखते जाते हैं। देखो काउंटिंग का मतलब क्या है, आपको हर एक इंडिविजुअल को जाकर के या तो उसको फिजिकली जाकर के उसको काउंट करना पड़ेगा, या फिर उसका कुछ एक्सप्रेशन या फिर उसके कुछ जो फुटप्रिंट्स वगैरह हैं उनकी मदद से उसको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंटिंग करना भी दो तरीके का होता है, एक इनडायरेक्ट काउंटिंग और एक डायरेक्ट काउंटिंग। एक तो डायरेक्ट काउंटिंग और एक होती है इनडायरेक्ट काउंटिंग। देखो डायरेक्ट काउंटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनिमल को कैप्चर करना पड़ेगा, या तो उसकी फ़ोटो लेनी पड़ेगी, उसको मार्क करना पड़ेगा, और जब वो दोबारा मिलेगा तो उस मार्क से आप उसको पहचानोगे ताकि हम उसको दोबारा काउंट ना करें। तो आपको काउंट करना पड़ेगा, उसको कैप्चर करना पड़ेगा, उसमें कोई मार्क लगाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो लेनी पड़ेगी, ताकि जब अगली बार सेम इंडिविजुअल हमें मिलता है, सेम ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, तो हम उसको दोबारा से काउंटिंग में इन्वॉल्व ना कर ले। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट काउंटिंग। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेबर एक्सटेंसिव प्रोसेस है। ज़्यादा अच्छा क्या होता है इनडायरेक्ट काउंटिंग, जहाँ पे हम डायरेक्टली जाकर के काउंट नहीं करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का कुछ लेफ्ट ओवर, उस एक्सप्रेशन, जैसे ऑर्गेनिज्म कहीं पे सर्वाइव करता है तो उसके कुछ एक्सप्रेशन भी तो छूटते हैं ना, कुछ इंप्रेशन छूटते हैं। वो इंप्रेशन कैसे हो सकते हैं, फुटप्रिंट्स के बेसिस पे। भाई कितने फुटप्रिंट्स है इसके बेसिस पे भी तो काउंट कर सकते हो तुम। फुटप्रिंट्स के अलावा इनके फीकल मैटर, जो उसका फीकल मैटर है, डाइजेस्टिव वेस्ट है, उसके बेसिस पे। पग मार्क्स, जो टाइगर वगैरह होते हैं, लायन वगैरह, उनके हम फुटप्रिंट्स को हम उनको पग मार्क्स बोलते हैं। तो इनके बेसिस पे भी तो काउंट कर सकते हो, तुम्हें एक्चुअल में उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके बेसिस पे तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म को काउंट कर सकते हो। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट काउंटिंग। ज़्यादातर जो काउंटिंग होती है नेशनल फॉरेस्ट वगैरह में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह में, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे 99% टाइम जो काउंटिंग होती है डेंजरस एनिमल्स की, जैसे टाइगर, लायन, इन सब की, वो इसी मेथड से परफॉर्म की जाती है। तो टाइगर सेंसस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। भाई कई बार ये भी पॉसिबल होता है कि हम इनडायरेक्टली भी उसको काउंट ना कर पाएँ। जैसे एक एग्जांपल बताएंगे, एक तालाब है, उसमें कई सारी मछलियाँ हैं। एक तालाब है, उसमें ढेरों सारी मछलियाँ हैं। अब इन मछलियों को हमें काउंट करना है। क्या इन मछलियों को किसी भी तरह से गिना जा सकता है पॉसिबली? नहीं भाई, उसको तुम कितना भी कैप्चर कर लो, सारी मछलियाँ कैप्चर हो ही नहीं सकती। तो ना तो तुम इसमें डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हो ना इनडायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हो, क्योंकि वो दिखती भी नहीं है, उनका एक्सप्रेशन भी कहीं, फुटप्रिंट्स भी नहीं बनते ज़मीन में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितनी फिश हैं, या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया ऑफ फॉरेस्ट में कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे या फिर इसी को हम अपने इक्वेशन की फॉर्म में बढ़ा देंगे, और वो जो सारा का सारा पॉन्ड है या फिर सारा का सारा जो फॉरेस्ट है उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर में इतनी फिशेज़ हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर में टोटल एरिया ऑफ लैंड पे कितने और एनिमल्स होंगे, क्या ये कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रिलेटिव डेंसिटी हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर का फिश नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म है उसको देखते हैं। जैसे हम अगर एक्वेटिक हैबिटाट की बात करें तो यहाँ पे जाल फेंकते हैं या फिर ट्रैप बिछाते हैं। उस ट्रैप का कुछ एरिया होता है। अब इस ट्रैप में एक बार में कितनी मछलियाँ फंसती हैं, इस पर्टिकुलर ट्रैप में जिसका एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर एक बार में कितनी मछलियाँ फंसती हैं, और उसका एरिया जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे लेक एरिया से, या लेक के वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हमें टोटल नंबर ऑफ फिश एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो इससे भी हमें कई बार काम चल जाता है। एक्वेटिक हैबिटाट में हम जनरली यही करते हैं। तो ये बात हो गई नंबर मेथड की। बट नंबर मेथड 99%, कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो हम काउंट भी कर लें तो बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा वो प्रोवाइड नहीं करता है। तो कई बार क्या होता है, समटाइम्स नंबर बिकम्स यूजलेस फॉर इकोलॉजिकल डेटा। इकोलॉजिकल डेटा की फॉर्म में नंबर का इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाता। जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेंगे, मान लो एक फॉरेस्ट है या एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ पाया जा रहा है। ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और इस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारी घास लगी हुई है, पार्थेनियम ग्रास लगी हुई है, घास लगी हुई है छोटी छोटी। अब नंबर की बात करें तो इस एरिया में या फिर इस छोटे से एरिया में इस बरगद के पेड़ का कितना नंबर है? 1। जबकि ये जो ग्रास है, जो घास है, ये कितनी होगी नंबर में? ये तो हो सकता है 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है। इस छोटे से एरिया में 10,000 घास लगी हुई है। तो अगर आप नंबर अपने दिमाग में आप पढ़ोगे कहीं पर या फिर कहीं पर नंबर का डेटा देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इस एरिया में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, वो कौन है? वो हमारा है ग्रास, क्योंकि उसका नंबर 10,000 है। लेकिन अगर आपको भी मालूम है कि जो ग्रास है उससे मच बेटर इम्पैक्ट, या फिर इस एरिया में, इस हैबिटाट में ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? इस बैनियन ट्री का। बैनियन ट्री बहुत सारे काम कर रहा है, फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है, शेड प्रोवाइड कर रहा है ना। बहुत सारे बर्ड्स हैं इसके ऊपर में घोंसला बनाई होंगी, बहुत सारी इंसेक्ट इसके ऊपर में रहती होंगी, जबकि ग्रास इतना सारा इकोलॉजिकल रोल एक साथ प्ले नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल कौन प्ले कर रहा है? बैनियन ट्री। तो उसके इकोलॉजिकल रोल के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम नंबर का इस्तेमाल ना करके हम क्या यूज़ करेंगे? बायोमास। भाई बनियान ट्री का बायोमास कितना होगा? बहुत ज़्यादा, टन्स में होगा, और जो ग्रास है, घास है, उसका बायोमास कम होगा। तो ये हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? बायोमास का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम परसेंटेज कवर का भी इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज कवर पर्टिकुलरली एक फॉरेस्ट में कितने प्लांट्स हैं उसको मेजर करने में यूज़ किया जाता है।
अब फॉरेस्ट के अंदर मान लो बहुत सारी रीजन है, किस रीजन में कितने, अगर हम परसेंटेज कितना पोर्शन एक पर्टिकुलर प्लांट्स ने कवर किया हुआ है, उस एरिया का मान लो इतना सारा पोर्शन एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज़ ने कवर किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं इसका परसेंटेज कवर। तो कई बार हम नंबर ना यूज़ करके परसेंटेज कवर को या फिर बायोमास का इस्तेमाल करते हैं। एक और क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में पूछा गया बैक्टीरिया के लिए, अगर तो नंबर बहुत ज़्यादा हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि उसकी काउंटिंग इम्पॉसिबल हो जाए, उसकी डायरेक्ट काउंटिंग इम्पॉसिबल हो जाए। जैसा कि एक एग्जांपल है बैक्टीरिया इन अ पेट्री प्लेट। जब हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में पेट्री प्लेट में ग्रो करते हैं तो एक बैक्टीरिया ग्रो करके, एक बैक्टीरिया डिवाइड करके बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेता है, कॉलोनी बना लेता है, पूरा गुच्छा बना लेता है, और उस गुच्छे को क्या बोलते हैं? कॉलोनी। इसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। अब इस एक बैक्टीरियल कॉलोनी में कितने टोटल बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में पूछा गया है, क्वेश्चन की फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, CFU। अब ये पूरा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स का क्या मतलब है, हम इस पर्टिकुलर कॉलोनी में से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम उठाएंगे और इसको डाइल्यूट करेंगे 10 गुना 100 गुना, बार बार क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। मान लो 10x डाइल्यूट कर लिया, इसका कंसंट्रेशन 10x डाइल्यूट कर लिया या 100x डाइल्यूट कर लिया। अब इसके डाइल्यूशन के बाद में इस सॉल्यूशन से पेट्री प्लेट पे रख के बैक्टीरियल कॉलोनी बनाने की कोशिश करेंगे। इसका एक ड्रॉप यहाँ डाल देंगे, 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 एक ड्रॉप यहाँ डाल देंगे। फिर अगले दिन आकर के हमें ये चेक करना होता है कि कितने एरियाज़ में कॉलोनी बनी है। मान लो यहाँ पे एक कॉलोनी बन गई है, यहाँ पर एक कॉलोनी बन गई, यहाँ पर एक कॉलोनी बन गई है, लेकिन इन 3 रीजन में कॉलोनी नहीं बनी। यहाँ पर कॉलोनी नहीं बनी, यहाँ पर कॉलोनी नहीं बनी, यहाँ पर कॉलोनी नहीं बनी, और यहाँ पर कॉलोनी बन गई। इसका मतलब हमने टोटल ड्रॉप्स कितनी यूज़ की थी? 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कॉलोनीज़ कितनी बनी? 1 2 3 4। तो इतनी कॉलोनीज़ को हम इसके अंदर में कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया निकालते हैं, फिर उसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालने का मौका मिलता है। तो ये है हमारा पॉपुलेशन काउंटिंग कैसे की जाती है।